वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देश की राजधानियां और मुद्राओं के बारे में। इस पर आधारित क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि प्योंगयांग प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि जो अन्य ये जो देश हैं जैसे मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, इनकी क्या राजधानियां हैं उनको देखते हैं। ठीक है। तो मालदीव की राजधानी है माले, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है। तो देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। तो इस प्रश्न से हमने जो है वो 5 देशों की राजधानियां जाना। ठीक है। मालदीव की माले, मलेशिया की कुआलालंपुर, मंगोलिया की उलान बटोर, दक्षिण कोरिया की सियोल और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ठीक है। तो फिनलैंड की मुद्रा बताना है आपको। तो फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। क्या? यूरो। ऑप्शन डी। ठीक। अब इसके साथ अब हम लोग जानेंगे कि डॉलर, रियाल, पौंड या पाउंड किन किन देशों की मुद्रा है। ठीक है। तो डॉलर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। ठीक। डॉलर प्रमुख रूप से यहाँ की मुद्रा है। रियाल रियाल जो है कतर, यमन, सऊदी अरब, इन देशों की मुद्रा क्या है? रियाल है। पाउंड या पाउंड की अगर बात करें तो सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड, इन देशों की मुद्रा क्या है? पाउंड या पाउंड। ठीक। और आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। क्या? यूरो। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं। तो आपको बताना है कि ये दिए गए 4 ऑप्शन में वह जो है कौन सा है जो अमेरिका का राज्य नहीं है। ठीक है। तो अमेरिका का राज्य अटलांटा नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है? अटलांटा नहीं है। जबकि न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, ये तीनों के तीनों जो है वो अमेरिका के स्टेट हैं या अमेरिका के राज्य हैं। ठीक है। तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं। जबकि जो अटलांटा है, अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है। तो अटलांटा जो है वो राजधानी है किसकी? जॉर्जिया की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉर्जिया। ठीक है। यह जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल है। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जॉर्जिया राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है उसकी राजधानी अटलांटा है। ठीक है। जबकि न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना ये जो है अमेरिका के राज्य हैं। ठीक है। अमेरिका के राज्य हैं। अगला प्रश्न, ब्यूनस आयर्स। ठीक। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो यह राजधानी है अर्जेंटीना की। ठीक। तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है। अब इसके अलावा ये जो बोलिविया, वेनेजुएला और ब्राजील, इनकी कैपिटल क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का तो उत्तर जो है ऑप्शन सी हो गया। तो इसके अलावा जो बोलिविया है, वेनेजुएला है और ब्राजील, इनकी कैपिटल क्या है उनको देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरस हो गया। बोलिविया की कैपिटल ला पाज। याद रखिए बोलिविया की कैपिटल ला पाज है। वेनेजुएला की कैपिटल कारकास है। ठीक। कारकास। ब्राजील की ब्रासिलिया। इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ठीक, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो लोग देख रहे होंगे वीडियो वो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल है हमारा द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ठीक है। तो आपको बताना है कि इम्फाल जो है भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है। तो त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक। और यहाँ पे क्या पूछा है कि इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो यह है मणिपुर की। वेनेजुएला की राजधानी है, आपको बताना है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है?
तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। ठीक, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा जिसमें जो है वेनेजुएला की राजधानी का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? काराकास। इसके साथ में देखेंगे कि जो सान साल्वाडोर है, इसकी ये जो है वो अल साल्वाडोर की राजधानी है। निकोसिया जो है, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, जबकि क्यूटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, निकोसिया, निकोसिया की कैपिटल साइप्रस, सान साल्वाडोर, सॉरी निकोसिया जो कैपिटल है साइप्रस की, सान साल्वाडोर कैपिटल है अल साल्वाडोर की, जबकि क्यूटो कैपिटल है, मतलब कि क्यूटो राजधानी है इक्वाडोर की। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी? आपको बताना है कि जॉर्डन की राजधानी दिए गए ऑप्शन में कौन है। ठीक है, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान। क्या है? अम्मान, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? आपको बताना है मंगोलिया की करेंसी। तो मंगोलिया की करेंसी है तुगरिक। क्या है? तुगरिक। तो मंगोलिया की करेंसी है तुगरिक। लेबनान की राजधानी है। ठीक है, तो आपको बताना है लेबनान की राजधानी का क्या नाम है। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा है ऑप्शन सी लेंगे। क्या? लेंगे। लेंगे जो लेंगे नहीं, ये तेंगे है। ठीक है, वास्तव में जो है ये इसको जो है वो तेंगे होना चाहिए, लेंगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो 9th नंबर का देश है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, और शुरू में जो है सोवियत संघ का ये हिस्सा था, लेकिन 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो ये अलग हो गया। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो अस्ताना है, और जबकि मुद्रा क्या है? तेंगे। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, तेंगे इसकी मुद्रा है। सीरिया की राजधानी है, आपको बताना है कि सीरिया की राजधानी का क्या नाम है। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या? दमिश्क। अब म्यांमार की मुद्रा। ठीक है, अब आपको बताना है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या? क्यात, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो म्यांमार जो है दक्षिण एशिया में स्थित जो है भारत की पूर्वी सीमा से लगा एक देश है। ठीक है, स्थल सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है, और म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, और इसकी मुद्रा क्यात है, और इसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी जो है वो नायपीडा है। क्या है? नायपीडा। नायपीडा इसकी कैपिटल है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है, आपको बताना है ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। तो ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड। ठीक, येन किसकी मुद्रा है? तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? जापान की। ठीक, इसके साथ में हम लोग बात करेंगे जो ये देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। ठीक है, तो प्रश्न में जो है येन किसकी मुद्रा है यह पूछा गया था। तो जापान जो है, जापान की मुद्रा जो है वो येन है, इसकी राजधानी टोक्यो है। तो जापान की कैपिटल टोक्यो, और मुद्रा क्या हो गई? येन हो गई। भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी जो मुद्रा है ग्लूट्रम है। क्या? ग्लूट्रम। दक्षिण कोरिया, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है कोरियाई वॉन। क्या? कोरियाई वॉन। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और इसकी मुद्रा है युआन। क्या है? युआन। रियाल किसकी मुद्रा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि रियाल जो है वो दिए गए ऑप्शन में किस देश की मुद्रा है। ठीक, इसको भी ऊपर जो है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, रियाल जो है वह सऊदी अरब, सऊदी अरब की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की। ठीक, तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है, और इसके अलावा जो है ईरान, कतर और यमन की भी मुद्रा जो है वो रियाल ही है। कैनबरा, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? अब आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। यह हमारा वीडियो संबंधित था देश की राजधानियां और मुद्रा से। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। ठीक है, तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आखिर 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल ठीक है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ये कहें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इस वजह से 7 अप्रैल को हर साल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 11 नवंबर। क्या? 11 नवंबर। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को पड़ती है। और चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर की होती है और वह अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इस वजह से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, फिर से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 नवंबर, ऑप्शन सी। तो 25 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बात की जाएगी कि इसकी शुरुआत कब से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है 1999 से। ठीक है, 1999 से। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल डे होते हैं, उसका जो निर्धारण करने वाली जो संस्था होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, जिसको UNGA या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोला जाता है, उसके द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाता है कि किस डेट को जो है कौन सा दिवस मनाया जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 25 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाएंगे। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग को, यहाँ पे खाली स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एकदम सिंपल सा बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह किस डेट को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 जून। ठीक है, क्या? 21 जून। तो 21 जून को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी पहल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। ठीक है, कब? 27 सितंबर 2014। ठीक है, कहां पे? UNGA। जो पहली स्लाइड थी, जो पहला प्रश्न था, उसमें मैंने इसके बारे में बताया कि ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहीं से डिसाइड होता है कि किस डेट को जो है कौन सा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह बात रखी गई थी। और 11 दिसंबर, ठीक है, कब? 11 दिसंबर, जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ है। तो 11 दिसंबर 2014 को एक रिजोल्यूशन पास हुआ। ठीक, और उस संकल्प या उस रिजोल्यूशन के तहत 21 जून को यह डिसाइड किया गया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, और वह संकल्प नंबर क्या था? 69/131। अब दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सबसे पहले कब मना? ठीक है, तो यह था 21 जून 2015। तो सबसे पहले कब मना? 21 जून 2015
15। तो ये इस डेट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, ये भी प्रश्न जो है वो काफी बार बार पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व जल दिवस हर साल जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, कब? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रोज डे मनाते हैं। ठीक है, क्या? विश्व गुलाब दिवस। विश्व विश्व गुलाब, ठीक है, विश्व गुलाब दिवस। ठीक है, कुछ लोग ये फरवरी वाला जो होता है रोज डे, उससे इसकी तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को हो गया। ये जो है ये गलत है, दिवस है, दिवस नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड रोज डे हर साल 22 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, अब प्रश्न आता है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस। और 22 फरवरी को क्या मनाते हैं? 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व चिंतन दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल खाली स्थान है को मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 28 सितंबर को। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? 26 नवंबर को। एक चीज ये और भी याद रखिए, 26 नवंबर को जो हर साल संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या? संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे संविधान दिवस पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, हर साल जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये भी याद रखिए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस भी जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और पहला जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाना जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले जो 2014 में। कब? 2014 में। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह किस डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 5 जून। तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की बात किया जाए, इसकी क्या खासियत रही? तो एक अभियान जो है स्टार्ट किया गया। क्या? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, क्या? एक पेड़ माँ के नाम। और इस अभियान की शुरुआत किसने की? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इस अभियान की शुरुआत की गई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ष 2016 में विश्व उन्मूलन की वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा किसके लिए की गई थी? किस चीज के उन्मूलन के लिए? तो ये था विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी। तो वर्ष 2016 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम उन्मूलन था। ठीक है, और हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है वो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक, तो हर साल जो है 28 जुलाई को जो है वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और 11 जुलाई को हर साल जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अब विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 जून को। विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व तंबाकू दिवस इस डेट को मनाया जाता है। तो 31 मई को। क्या? 31 मई। हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत किया गया था। ठीक है,
कब? 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में और देवनागरी को लिपि के रूप में जो है वो स्वीकृत किया गया था। ठीक, इसी वजह से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इस वजह से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं। यह वीडियो रिलेटेड है क्लासिकल डांसेस फॉर्म ऑफ इंडिया, या ये कहें शास्त्रीय नृत्य। हम इसमें जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके साथ में हम ये जानेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, अपने देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों के जो फोल्क डांस हैं वो कौन कौन से हैं, जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है ये है शास्त्रीय नृत्य। आज हम ये जानेंगे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें जो है वो दो आपको फैक्ट मिलेंगे। कहीं कहीं पे आपको 8 शास्त्रीय नृत्य और कहीं पे 9 शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय की बात करें, इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, तो उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे 9 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे। तो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छाऊ। क्या है? छाऊ। तो इसलिए भारत में अगर हम बात करें तो 9 शास्त्रीय नृत्य रूप हैं, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये है कौन कौन से? तो भरतनाट्यम एक, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा मणिपुरी, छठा मोहिनीअट्टम, सातवां ओडिसी, आठवां सतारिया और जो छठवां जो 9वां जो है वो छाऊ नृत्य है। क्या? छाऊ नृत्य। अब हम एक एक नृत्य के बारे में डिटेल में जानेंगे, और डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी या जो स्टेट कमीशन है, और अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और खास तौर से यूपीएससी ने जो है इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो पिछले प्रश्नों के या प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे जो है हमें इस को जो है डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ आप बने रहिए लास्ट तक, जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सुनने और देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य है। क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। यह मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। किनके द्वारा? देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसलिए इसे दसियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दासियों से दसियट्टम हो गया है, ठीक है। तो भरतनाट्यम या दसियट्टम एक ही है। पहले इसको दसियट्टम के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के मंदिरों में ये देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता था। देखिए, भरतनाट्यम जो है वो 2000 साल पुराना नृत्य रूप माना जाता है। कितना? 2000 ईयर्स। और इसे भरत मुनि, ध्यान देना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी पाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र किसका है तो वो भरत मुनि का है। भरतनाट्यम की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या? नृत्य, ध्यान देना, ये नृत्य है। नृत्य, नाट्य और नृत्य, ठीक है। नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये 3 चीज, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। यह पुरुषों और महिलाओं, ये भी जो है वो ध्यान रखना है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य की वेशभूषा की बात करें तो इसमें चमकीले रंग की होती है वेशभूषा। आप ये देख सकते हैं इनको, ये चमकीले वस्त्रों का जो है वो धारण करिए हुए, जिसमें महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती।
नृत्य शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इशारे। ठीक है, इशारे जो है जिनमें मुद्रा या हस्त कहा जाता है। जो इशारे किए जाते हैं इनको मुद्रा या हस्त कहा जाता है। ये हो गया भरतनाट्यम के बारे में जानकारी। अब दूसरा है कथक। कथक की नींव भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र। जैसे पिछली स्लाइड में जब भरतनाट्यम हम लोग बोल रहे थे तो उसमें नाट्य शास्त्र को बोला हमने कि भरत मुनि द्वारा वो रचित है। ठीक है, तो कथक की नींव भी जो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में है। इसमें मंगलाचरण, नृत्य, नृत्य नामक 3 खंड हैं। क्या? मंगलाचरण, नृत्य और नृत्य नामक 3 खंड है। कथक हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों द्वारा जाना जाता है। इसीलिए वेशभूषा नृत्य करने वाले लोगों के समूह पर निर्भर करती है। तो वेशभूषा किस पर डिपेंड करेगी? जो वो डांस ग्रुप होगा। ठीक है, नृत्य समूह। कथक का मूल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य। कथक शब्द की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो कथक शब्द जो है वो कथा शब्द से हुई है। किससे? कथा शब्द से हुई है, स्टोरी, जिसका अर्थ होता है कहानी। इसे एक संगीतमय नृत्य कहानी माना जाता है क्योंकि पूरे प्रदर्शन के दौरान जब भी इसको परफॉर्म किया जाता है तो इसके दौरान कलाकार कहानियां सुनाते हैं। तो कहानियां सुनाते सुनाते डांस करना, इनको आप पहचानते भी होंगे। ये हैं बिरजू जी महाराज, कथक के बहुत बड़े डांसर। नेक्स्ट, कथकली। कथकली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में केरल से हुई है। कहां से हुई है? केरल से हुई है। इसमें नृत्य के मदद से कहानी सुनाना भी शामिल है, जिस तरीके से कथक में था। तो ध्यान दो, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। यह अपने सिग्नेचर स्टेप्स जैसे कि हाथ और आंखों के मूवमेंट के लिए काफी मशहूर है। तो इसमें ये क्या सबसे ज्यादा मूव करेंगे? अपनी आंखें, आप देख सकते हैं इनको, अपनी आंखें और हाथ। ये तो सिग्नेचर स्टेप जैसे कि हाथ और आंखों के मूवमेंट के लिए काफी मशहूर हैं। ये नृत्य आमतौर पर मंदिरों में किए जाते हैं। कहाँ? मंदिरों में किए जाते हैं। और कथकली के हाव भाव पद्म के रूप में जाने वाले छंदों के साथ संरेखित होते हैं। ठीक है, कैसे? हाथ, कथकली के हाव भाव पद्म के रूप में जाने वाले छंदों के साथ संरेखित हैं। मतलब एक तालमेल के साथ ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं। नृत्य के रूप में दर्शाई गई कहानियां या नाटक हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे कि रामायण हो गया और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं पे ही आधारित होती हैं इनकी कहानियां। अब नेक्स्ट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, इसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। यह नाम कुचेलपुरम, ध्यान देना है, कुचेलपुरम नामक गांव से लिया गया है। और कुचेलपुरम होगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी को भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए एक नृत्य के रूप में विकसित किया गया। कौन से भगवान? भगवान कृष्ण के। पोज और स्टेप्स कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम से अलग बनाते हैं। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कहां से क्रिएट होगा? वो होगा पोज और स्टेप्स को लेके। तो इसमें होता क्या? देखो, भरतनाट्यम में 83 ही मुद्राएं हैं, ध्यान दो, 83 ही मुद्राएं हैं, जबकि कुचिपुड़ी में गोलाकार मुद्राएं हैं। कैसी? गोलाकार। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। भरतनाट्यम में आपको 83 ही मुद्राएं मिलेंगी, जबकि कुचिपुड़ी में गोलाकार मुद्राएं मिलेंगी। नेक्स्ट, मणिपुरी की बात कर लेते हैं। मणिपुरी जो नृत्य है, डांस है, इसकी उत्पत्ति जैसा नाम ही है मणिपुर से हुआ है। लाई हराओबा। क्या? लाई हराओबा यह एक उत्सव है, फेस्टिवल है, ध्यान दीजिएगा, ये मणिपुर में मनाया जाता है। क्या? लाई हराओबा, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो यह एक राज्य उत्सव है, मतलब स्टेट फेस्टिवल है। कहाँ का? मणिपुर का। तो यह मणिपुरी नृत्यों के सभी नृत्यों रूपों का मूल और आधार है। ठीक है, क्या? मणिपुरी नृत्य, सभी जितने भी नृत्य हैं मणिपुर में, वो सबका एक बेस है, रूट है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि लाई हराओबा जो उत्सव है, इसमें लाई हराओबा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है देवताओं का आनंद। ठीक है, देवताओं का आनंद। तो इस नृत्य शैली के मुख्य कलाकारों को माईबास और माईबीस कहा जाता है। क्या? माईबास और माईबीस, ये टर्म याद रखिएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनके कलाकारों को माईबास और माईबीस कहा जाता है। नृत्य रूप का विषय राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें किसका जिक्र होना है? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मणिपुरी रासलीला, ध्यान देना, मणिपुरी रासलीला की 3 अलग अलग शैलियां हैं, जिसमें ताल रसक,
ताल रसक, दंड रसक और मंडल रसक। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ताल रसक, दंड रसक और मंडल रसक। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मणिपुरी डांस की। अब बात करते हैं नेक्स्ट डांस की, मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है, केरल का, तो मतलब इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु की का स्त्री रूप है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के रूप में हम लोग जानते हैं। और मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। किसका? मोहिनी का नृत्य। और आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया के जो नृत्य हैं, डांस है, उसमें अट्टम लगा हुआ है, जैसे भरतनाट्यम अट्टम, तो यहाँ है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। नेक्स्ट, ओडिसी। जैसा नाम ही है, इससे हम पकड़ सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। जी हाँ, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। वर्तमान समय के ओडिसी नृत्य रूप का सबसे प्रारंभिक रूप आंध्र मगध है। क्या? आंध्र मगध है। ओडिसी या ओडिसी नृत्य के प्रमुख भंडारों को महर्षि कहा जाता है। क्या? महर्षि कहा जाता है। और वे मंदिर के नर्तक थे। क्या? मंदिर के नर्तक थे। ओडिसी में उपयोग की जाने वाली नृत्य पोशाक एक रेशमी रंग की साड़ी है। क्या? रेशमी रंग की साड़ी है, जिसे पारंपरिक योजनाओं से सजाया जाता है। ये यहाँ पे जो ओडिसी डांसर हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, सत्रिया। सत्रिया, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती है वो 15वीं शताब्दी में होती है और इसकी उत्पत्ति असम है। कौन सा राज्य? असम राज्य है, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति असम के मठों से हुई है। यह महान वैष्णव संतों, ध्यान दीजिए, महान वैष्णव संतों और असम के सुधारकों का इनोवेशन है। क्या है? इनोवेशन है या उनकी खोज है, ठीक है, नवाचार है, या ये कहें उनके द्वारा लाया गया है, ठीक है, वैष्णव संतों और असम के सुधारकों के द्वारा। पटाया नृत्य शक्ति से हस्त मुद्रा, फुटवर्क, आहार संगीत आदि के सिद्धांतों द्वारा यह नियंत्रित होता है। किससे? हस्त मुद्रा, फुटवर्क मतलब पैरों की तालमेल, आहार संगीत आदि के सिद्धांत द्वारा ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट छऊ के बारे में, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अनुसार ये 9वां क्लासिकल डांस है। तो छऊ यह एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। इसी वजह से जो भारत संगीत एकेडमी है वो 8 नृत्यों को ही क्लासिकल डांस मानता है। अब इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, चूंकि कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9वें के रूप में रखा है। देखिए, यह एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह प्रदर्शन किए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार के छाऊ हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के छाऊ हैं, ठीक है। इसके क्षेत्र के बारे में जान लें कि ये कहाँ पे जो है वो ये डांस होता है मुख्य रूप से। तो छऊ का प्रदर्शन पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, सरायकेला, झारखंड, उड़ीसा के मयूरभंज चौ में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है क्या? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा वाला। कलाकार जो है विशाल मुखौटे पहनते हैं जो विभिन्न देवताओं को चित्रित करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ये मुखौटे लगाए रहते हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मुखौटे लगाते हैं जो कि देवताओं को वे चित्रित करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो स्टेट हैं और उन स्टेट के जो लोकल जो फोल्क डांस हैं, ठीक, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में ये लिस्ट है। एक सरसरी निगाह से आप लोग सुन लीजिए या देख लीजिए, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम अल्फाबेटिकली इन स्टेट को जो है हमने अरेंज किया है। जैसे आंध्र प्रदेश का जो फोक डांस है ये है विलासिनी नाट्यम, भामा कल्पम, वीरानाट्यम, डप्पू, तपेट्टा, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कुलट्टम, ठीक है। थोड़ा से नाम इनके टफ हैं, इन जनरल याद रखने के लिए एक सरसरी निगाह से आप इसको देखिएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में भुइया, छालो, वांचू, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपीर। असम की बात करें तो असम में बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, कालीगोपाल, बगुरुम्बा, नाग डांस, खेल गोपाल। बिहार की बात करें जाट जतनी, बाखो, बखैन, पनवरिया। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी, राउत नाचा, पांडवनी, इसको याद रखिए पांडवनी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के पांडवनी, विदामती, कपालिक।
गुजरात की बात करें तो गुजरात का गरबा है, ये प्रचलित डांस है। डांडिया रास, तिपानी, जुड़ियम और भवई। भवई भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, भवई और गरबा, एटलीस्ट इन दो का नाम याद रखिएगा, गरबा और भवई गुजरात का है। गोवा की बात करें तो गोवा में तरंगा मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो, गोडे, मोदनी, समई नृत्य, जगर रान मेल। नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में झूमर, याद रखिएगा इसको, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा और खोर। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झली, छरही, धमन, चापेली, महासू। जम्मू एंड कश्मीर राउफ, जम्मू एंड कश्मीर का राउफ ये अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखना। हिकत, मंडजास, कूद दंडी नाच, कूद दंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। झारखंड की बात करें, अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फगुआ। ठीक है, पाइका और फगुआ। अब कर्नाटक की बात करते हैं, यक्षगान, इसको तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान है हुत्तारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा। केरल की बात करें, ओट्टम, थुलाल, थुलाल और कोई कट्टी कली, क्या कोई कट्टी कली, कोई कोट्टी कली। महाराष्ट्र की बात करें, लवानी, ये इंपॉर्टेंट है, लवानी याद रखना। ठीक है, लवानी, नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दहीकला, दशावतार। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आडा, खड़ा नाच, फुलपति, गिरदा डांस, सिलारकी, सिलाबंद, धोनी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम। ठीक है, तो लाई हरोबा फेस्टिवल भी है, और ये फेस्टिवल जो है वो सारे जो है डांसों का एक आधार भी बनता है, लाई हरोबा। ओके, मेघालय की बात करें तो मेघालय में कासाद, सुक, मीसियम, नान, ग्रेम और लाहो। मिजोरम, मिजोरम स्टेट में चिराव डांस, क्वालम, चैलम, सेवलाकिन, चेंगलेजेम, जनगटालम। नागालैंड में रंगमा, जिलियांग, सूर्योलुयंस, सूर्यलियंस एन से स्टार्ट है, गेथिंगलिम। उड़ीसा में सवारी, घुमरा, पैंका, मुनारी। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, पंजाब का गिद्दा याद रखिए, ये पूछा गया है, दफ, धामन और भांट। राजस्थान में घूमर, चक्री, गनागोर, झूलन लीला, झूलन लीला, झूमा, सुइसिनी और घपाल। सिक्किम का देख लेते हैं, छूफाट, सिकमरी, सिंघी छाम या स्नो लाइन, याकछाम, डेंजोंग, नेन्हा, तासी, यांकू। तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम और कवादी, कवादी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में देख रहे हैं होजागिरी, त्रिपुरा का है होजागिरी। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और चपेली। उत्तराखंड में, उत्तराखंड का है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा और रासलीला। तो ये जो है कुछ प्रमुख लोक नृत्य थे राज्यों से, तो एक थोड़ा सा एक मेमोरी में रखिएगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो जो है हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह यूपीएसआई 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन हैं। तो इस किताब के लेखक हैं क्रिस्टिन हन्ना। क्या? क्रिस्टिन हन्ना, ऑप्शन डी। अब इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं उनको भी देखते हैं। तो जो क्रिस्टिन हन्ना हैं उनकी अन्य पुस्तकें हैं द नाइटिंगल, विंटर गार्डन, नाइट रोड, होम फ्रंट और फ्लाई अवे। इन पुस्तकों को फिर से एक बार देखिए, द नाइटिंगल, विंटर गार्डन, नाइट रोड, होम फ्रंट और फ्लाई अवे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया
यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो आपको बताना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। यहाँ पे ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद, नायपॉल, इस्माइल मर्चेंट। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी पुस्तक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है मुल्कराज आनंद, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं या उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनके बारे में। ठीक है, मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं, मतलब कि इंग्लिश के राइटर हैं ये, और इनकी पुस्तकें जो हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, इनका नाम याद रखिएगा, कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, यहाँ पे एक और लेखक हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, इनको वी.एस. नायपॉल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो वी.एस. नायपॉल हैं, इनकी खासियत ये है कि इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किससे? साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। तो इस तरीके से हमने जाना क्या, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। मुल्कराज आनंद की प्रमुख पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और इसके साथ में जो वी.एस. नायपॉल हैं, ये भी याद रखिएगा कि इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को आप लोग जानते भी होंगे। तो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। क्या? अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसमें इनका जो किरदार था प्रियंका चोपड़ा के द्वारा निभाया गया था। अब इसके अलावा ये जो 3 पुस्तकें हैं, कौन? प्लेइंग टू विन, नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट, ये किन की रचना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की पुस्तक है। ठीक, तो प्लेइंग टू विन किसने लिखा है? साइना नेहवाल ने। नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की पुस्तक है। किसकी? माइकल होल्डिंग की। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की पुस्तक है, जो कि क्रिकेटर है। ठीक है, तो संजय मांजरेकर की पुस्तक का क्या नाम है? इम्परफेक्ट। रीबूटिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, फिर से देखिए इसको। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है नंदन नीलेकणी। क्या? नंदन नीलेकणी। जो आज की डेट में हम लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे भी जिनका कॉन्सेप्ट है, जिनका दिमाग है, वह है नंदन नीलेकणी का ही दिमाग था। ठीक, आधार को लाने का। तो रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन? नंदन नीलेकणी, ऑप्शन बी। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स ये है पुस्तक। ठीक, इसके लेखक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है ए.एस. दुल्लत। क्या? ए.एस. दुल्लत, ऑप्शन सी। तो ए.एस. दुल्लत का पूरा नाम है अमरजीत सिंह दुल्लत, और ये जो है रॉ के प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक, किसके? रॉ के। तो जो अपने यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, उसके प्रमुख का पदभार भी ये ग्रहण कर चुके हैं। ठीक, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। अगला प्रश्न ये है कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है महाश्वेता देवी। ठीक है, तो महाश्वेता देवी जो है ये लेखिका हैं क्यों क्यों लड़की के। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो महाश्वेता देवी की जो अन्य रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। ठीक, तो महाश्वेता देवी की अन्य रचनाओं में क्यों क्यों लड़की, तो ये प्रश्न में ही पूछा गया था। 1084 माँ। क्या?
चौरासिर माँ इनकी दूसरी रचना है। यहीं पे रस्किन बॉन्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें गार्लैंड ऑफ मेमोरीज और टाइगर्स फॉर एवर। फिर से ध्यान से देखिए इस पुस्तक का नाम गार्लैंड ऑफ मेमोरीज और दूसरी पुस्तक क्या है, टाइगर्स फॉर एवर। यह रस्किन बॉन्ड की रचना है। अगला क्वेश्चन ये है कि बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, फिर से देखिए बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है NR नारायण मूर्ति। क्या, NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। ठीक है, तो भारत के महाशक्ति मतलब कि सुपर पावर बनने के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है। क्या, अनिलेशिंग इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह जो अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है अनिलेशिंग इंडिया किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं वीरप्पा मोइली, ऑप्शन ए वीरप्पा मोइली। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को यह जो भजन था काफी अच्छा लगता था। आपको बताना है कि एक वैष्णव जन तो के जो रचनाकार हैं, ठीक, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है नरसिंह मेहता। क्या, नरसिंह मेहता। और ये जो नरसिंह मेहता हैं वह कृष्ण के परम भक्त थे। तो इनकी जो रचना है वैष्णव जन तो, जो कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है, उसके रचयिता नरसिंह मेहता हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक, तो हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो उनकी प्रसिद्ध रचना है क्या है, मधुशाला। ठीक, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, उनको 1976 में पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। मतलब कि हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण से 1976 में नवाजा गया था। किससे, पद्म भूषण से। तो 1976 में उनको पद्म भूषण मिला था और इनकी प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है, मधुशाला, ऑप्शन डी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। ठीक है, आपको बताना है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है जिसका जो टाइटल जो है वो गोल है। ठीक है, तो ये पुस्तक है मेजर ध्यानचंद की। किसकी, मेजर ध्यानचंद की। रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, फिर से समझिए, रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है। तो आपको बताना है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो महान गणितज्ञ हैं भारत के श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है, तो उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट कैनिंगेल। कौन, रॉबर्ट कैनिंगेल। तो रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके जीवन पर आधारित है, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को जो है वो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर जो है एक फिल्म भी बनी थी, उसका नाम भी रखा गया था, क्या, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यह पुस्तक किसकी है, रॉबर्ट कैनिंगेल की। मधुशाला किसकी कृति है, अभी इसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है, आपको बताना है कि देवदास के लेखक का क्या नाम है। तो देवदास के लेखक का नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस, इसको ध्यान से देखिए, सैटेनिक वर्सेस, ये जो पुस्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन, सलमान रुश्दी। तो बहुचर्चित जो पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस, इसके राइटर हैं सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी की जो अन्य किताबें हैं उनका भी नाम जो है वो सुन लीजिए, मिडनाइट चिल्ड्रेन और शालीमार द क्लाउन फ्यूरी। ठीक,
तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि जो सैंटिनिक वर्सेज है उसके भी लेखक सलमान रुश्दी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसके साथ जवाहरलाल नेहरू की जो अन्य किताबें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक, उनकी क्या क्या रचना है। जैसे कि यहाँ पे आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का और इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो इनकी भी क्या प्रमुख रचना है उनको भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डील करेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक, जो कि प्रश्न में भी था, जवाहरलाल नेहरू की रचना है। अगली पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये सारी रचनाएं जो हैं जवाहरलाल नेहरू की हैं। फिर से देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहली पुस्तक, दूसरी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरी पुस्तक इंडिया एंड वर्ल्ड, और चौथी पुस्तक है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? ये पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू की। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रिजन डायरी पहली पुस्तक इनकी हो गई, प्रिजन डायरी। दूसरी टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये भी जो है जयप्रकाश नारायण की ही पुस्तक का नाम है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक में पहला, इसका नाम याद रखें, इंडिया मीन्स फ्रीडम। ये अक्सर जो है इस बुक का नाम जो है पूछा जाता है। अगली पुस्तक है गुब्बारे खातिर, ठीक है। तो गुब्बारे खातिर इनकी दूसरी पुस्तक है। तो इन दोनों पुस्तकों का नाम जो है याद रखना है, और खासतौर से इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे ये पुस्तक पूछी जाती थी। यह किसकी रचना है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा लिखित कौन सी किताबें हैं। माई ट्रूथ पहली पुस्तक हो गई, दूसरी इंटरनल इंडिया, और तीसरी पुस्तक है ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम्स। क्या? ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। फिर से समझिए इस पुस्तक का नाम, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक का नाम है प्रणब मुखर्जी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। अब हम जानेंगे कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखित जो अन्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी थी, ठीक है। द ड्रामेटिक डिकेड, इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। क्या? द ड्रामेटिक डिकेड, इंदिरा गांधी ईयर्स। और दूसरी पुस्तक है द कोलिएशन ईयर्स। यूपीपीसीएस में इस पुस्तक का नाम जो है ये पूछा जा चुका है, ठीक है। द कोलिएशन ईयर्स, ठीक, इनकी दूसरी पुस्तक है। तो हमने यहाँ पे प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों को जाना। एक थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, दूसरी द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स, और तीसरी कौन सी है? द कोलिएशन ईयर्स। तो इन तीनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फिर से इस पुस्तक का नाम सुनिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा है, ठीक है। तो यह पुस्तक नहीं है, ये एक जो है स्टेटमेंट है। क्या है? एक वाक्य है या कथन है। तो यह बताना है आपको कि यह जो कथन है वह किसका है, ठीक है। फिर से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा है? तो यह वाक्य है जॉन किट्स का। किसका? जॉन किट्स का यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। विंग्स ऑफ फायर बहुत चर्चित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, जिनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक, और भारत के राष्ट्रपति भी यह रह चुके हैं, ठीक। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। रन्स एंड र्यून्स, रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक का नाम है सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर की पुस्तक का क्या नाम है? रन्स एंड र्यून्स, ठीक। हैरी पॉटर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हैरी पॉटर है क्या? है हैरी पॉटर? तो हैरी पॉटर जो है
उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र है, ठीक है, एक कैरेक्टर है उपन्यास में, ठीक है। तो उस उपन्यास का जो कैरेक्टर का नाम है वो हैरी पॉटर है। और हैरी पॉटर जो है वो किसका उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। तो यह उपन्यास है जेके रोलिंग का। किसका? जेके रोलिंग का यह जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसमें जो है, जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसका नाम है हैरी पॉटर। द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट के लेखक का नाम बताना है। द गोल्डन गेट के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। क्या? तो विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट। इसके साथ में जो इनकी अन्य रचनाएं हैं विक्रम सेठ की, उसको भी याद करते हैं। देखिए, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है, अ सुटेबल बॉय सानेट, ठीक है, अ सुटेबल बॉय सानेट। दूसरा है एन इक्वल म्यूजिक, ठीक। तो एक तो हम लोगों ने जाना द गोल्डन गेट, दूसरी पुस्तक अ सुटेबल बॉय सानेट, और तीसरी पुस्तक इनकी कौन सी हो गई? एन इक्वल म्यूजिक। तो ये जो 3 पुस्तकें हैं वह विक्रम सेठ की हैं, ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट माई स्टाइल, आपको बताना है कि यह किसकी रचना है, ठीक है। किसकी पुस्तक का नाम क्रिकेट माई स्टाइल है, ठीक। तो ये है कपिल देव। तो कपिल देव की रचना का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये हैं एरिस्टोटल, या इनको अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। इनका नाम अरस्तु, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इनको जो है एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और अदरवाइज इनका नाम क्या है हिंदी में? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु की जो रचना है वह पॉलिटिक्स है। पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। अगली पुस्तक क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक का नाम है जॉन मिल्टन। ये भी बहुत जो है वो इंग्लिश के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक, यह भी काफी फेमस बुक है। तो आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो यह पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन बी। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 1859 में हुआ था। कब? 1859 में, 1859 में। पोर्सिया, पोर्सिया किससे संबंधित है, ठीक है। तो पोर्सिया जो फेमस नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस के द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रसिद्ध नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसके कैरेक्टर, उसमें एक कैरेक्टर है पोर्सिया, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो पोर्सिया जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है, और शेक्सपियर द्वारा लिखित मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। और जो पोर्सिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में एक प्रमुख किरदार होता है, ठीक। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी रचना जो है वो प्रेमचंद्र की नहीं है, ठीक है। तो कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि और चित्रलेखा, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है वह प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। तो देखिए, कर्मभूमि जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, और रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। तो प्रेमचंद्र की जो रचना नहीं है वो क्या है? चित्रलेखा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो चित्रलेखा जो है वो प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, जबकि कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि प्रेमचंद्र की रचना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। तो चित्रलेखा जो है वह भगवती चरण वर्मा की कृति है, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा का नाम याद रखिएगा, उनकी पुस्तक का नाम है चित्रलेखा। बुक लोलिता, ठीक है। जो लोलिता किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है लिखी गई थी व्लादिमीर विग्वावेव के द्वारा, ठीक है, विग्वावेव के द्वारा, ठीक है। तो व्लादिमीर विग्वावेव के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? लोलिता। काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला के रचनाकार का नाम बताना है, ठीक है। तो काबुली वाला के रचनाकार का नाम है रविन्द्रनाथ
टैगोर, ठीक है। RN टैगोर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है काबुली वाला, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके उनके साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 का, वह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम भारतीय थे, या ये भी कह सकते हैं वह प्रथम भारतीय जिनको जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 में, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है कि 2024 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें आपको उस देश का नाम बताना है जिसको 2024 में नाटो में जोड़ा गया है, ठीक। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है स्वीडन, ठीक। तो स्वीडन नाटो का 32वां देश है, ठीक है, 32वें क्रम का देश है। इससे पहले 2023 में फिनलैंड को जोड़ा गया था, ठीक है। तो फिनलैंड 31वां नंबर का देश था और स्वीडन जो है वो 32वें नंबर का देश है जो कि नाटो की सदस्यता ग्रहण किया है। अगला प्रश्न यह है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, फिर से समझिए, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक, और शॉर्ट फॉर्म भी कहीं आपको मिल सकता है PAC, ठीक है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है नीदरलैंड हेग में, ठीक है। तो नीदरलैंड के शहर हेग में आपको मिलेगा क्या? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, मतलब कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसकी स्थापना जो है 1899 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1899 में। और इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है, ठीक है। तो यह यूएनओ का पार्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, ठीक। तो उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड का जो शहर है द हेग, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यह जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का अगर न्यायालय की बात किया जाए तो उसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यह कहाँ है? नीदरलैंड के शहर द हेग में। अगला प्रश्न, व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का परवर्ती मतलब कि सक्सेसर माना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो GATT है, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंग्लिश में बोला जाता था, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित होकर या इसका जो अगला वर्जन आया वह किस नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो जो विश्व व्यापार संगठन की बात की जाती है वह 1 जनवरी 1995 से, ठीक है। तो ये जो GATT है 1 जनवरी 1995 से किस में कन्वर्ट हो गया? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए, यहाँ पे खाली स्थान है, पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए कितने पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 222, मतलब कि हर 1 लाख, ठीक है, हर 1 लाख व्यक्तियों पे 222 जो है वो पुलिसकर्मी होने चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यह जो सजेशन है वह संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, UN के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। फिर से इस प्रश्न को समझिए। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है?
तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो क्या बताएंगे आप? भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है NDB भी बोला जाता है, तो NDB के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है। KV कामत। KV कामत जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे, और NDB को जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स विकास बैंक भी बोलते हैं या न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी घोषणा जो है वो 2014 में की गई थी। 2014 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। कहाँ पे है? शंघाई, जो चीन का शहर है शंघाई, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और 2015 में KV कामत को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। प्रतिवर्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। तो आपको उस संस्था का नाम बताना है जिसके द्वारा हर साल मानव विकास रिपोर्ट HDR प्रकाशित की जाती है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में UNDP, ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस नाम से जानते हैं। ठीक, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है, हर साल UNDP के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये जो है एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन पढ़ा था NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है बीजिंग। ठीक, जो चीन की राजधानी है, चीन की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि SCO या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 15 जून 2001 को। कब? 15 जून 2001। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की जाती है, और आज की डेट में इसके सदस्य संख्याओं की संख्या जो है वो 9 हो चुकी है। ठीक, 9 नहीं, आज की डेट में जो है इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो 10 हो चुकी है। अभी जो है हाल फिलहाल में 9वां जो मेंबर था ईरान था, 10वां जो है वो ब्राजील को जो है वो शामिल कर लिया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? ठीक, ये भी एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने देखा। तो GATT, क्या? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता है। तो जो GATT है उसको विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य के ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों की संख्या जो है वो 17 है। ठीक है, और इनमें जो पूरी तरीके से गरीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, और ये जो 17 लक्ष्य जो रखे गए हैं उन सबको जो है पूर्ण करने की बात 2030 तक की गई है। ठीक, तो ये 2015 में ये जो है लक्ष्य सेट किए गए थे, और इसके लिए जो है 15 वर्ष, ठीक है, 15 ईयर्स जो है वो निर्धारित किया गया था। तो 2015 से जो 15 वर्ष बनेगा वो 2030 बनेगा। ठीक है, तो 2030 तक इन सारे 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम था श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर ये जो है 1953 में इनका जो है वो चयन हुआ था। कब? 1953 में।
संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो एससीओ की जो पहली बैठक थी उसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक होती है बीजिंग में, ठीक, बीजिंग में, जो कि चीन की कैपिटल है। 2014 में ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक का क्या नाम था? ठीक है, तो ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और मैंने जैसे बताया कि इसको ब्रिक्स विकास बैंक भी बोलते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत। इस प्रश्न को हमने पिछली वाली स्लाइड में डील किया था। ठीक है, तो 2014 में ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, फिर से इस प्रश्न को देखिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन में किया गया था, तो उस जगह का नाम बताना है जहां पे ओपेक का गठन किया गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बगदाद सम्मेलन में। ठीक है, तो बगदाद सम्मेलन में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, GAVI, ठीक है, GAVI खाली स्थान है में गठित एक वैश्विक टीका संबंधन अलायंस है। ठीक है, तो यह ग्लोबल वैक्सीनेशन अलायंस है गवी। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, किस संगठन द्वारा एक पहल री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? ठीक, तो किस संगठन द्वारा एक पहल री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? तो ये है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस फोरम का नाम बताना है। तो इस फोरम का नाम है द 3 सीज इनिशिएटिव। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में 3SI भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 सीज इनिशिएटिव जो है वह फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर, ये जो 3 सागर हैं, एड्रियाटिक सागर, दूसरा बाल्टिक सागर और तीसरा जो है वो काला सागर के बीच जो है यूरोपीय संघ के जो 12 सदस्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, एक फोरम पे लाता है। तो उस फोरम का नाम क्या है? द 3 सीज इनिशिएटिव, या शॉर्ट फॉर्म में 3SI बोलेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। फिर से समझिए, ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस संस्था के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? ठीक है, तो OECD, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो यह जो परसेंटेज है वो है 10%। कितना? 10% जो है ये मानक फिक्स किया गया है। तब ये मानेंगे कि यह जो है वो FDI है। ठीक है, क्या है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन जो है निम्नलिखित में से एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। तो भारत जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। ठीक, बाकी जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन, कन्वेंशन, ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में अपनाया गया। ठीक है, तो उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ठीक है, या अपनाया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर है सन 2006। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को 2006 में आयोजित किया और इस सम्मेलन में विकलांगता समझौते को अपनाया गया था। ठीक है, तो विकलांगता से समझौते जो रिलेटेड जो बातें हैं उन समझौतों को जो है अपनाया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। ठीक है, और इसके साथ उनकी सुरक्षा करना और
विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करना इसका उद्देश्य था। तो इसकी स्थापना, या ये कहा जाए इसको कब अपनाया गया था, तो सन 2006 में। किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया? ठीक है, यह जो प्रोजेक्ट है वह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या? हैप्पी स्कूल परियोजना। तो संयुक्त राष्ट्र की जो शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। क्या? 16 नवंबर 1945 को। और इसी के द्वारा इसी के द्वारा जो है वो हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए, यहाँ पे खाली स्थान है, एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो उस एजेंसी का नाम बताना है जो कि भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये है राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। ठीक है, तो नेशनल बम डेटा केंद्र सेंटर जो है वह हाल फिलहाल में भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक, तो उस संस्थान का नाम बताना है। तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज, क्या? CDM, रक्षा प्रबंधन कॉलेज का उद्देश्य है। ठीक, निम्न में से कौन सा संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? ठीक है, इस स्टेटमेंट को फिर से देखिए, अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। तो आपको बताना है कि यह जो वाक्य है किसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, तो यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या? ऑप्शन डी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों या मानव मूल्य के लिए जो है वो काम करती है। तो इनका जो है नीति वचन जो है वह अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, यह है। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि FIEO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है निर्यात भवन, नई दिल्ली। ठीक, निर्यात भवन, नई दिल्ली। तो दिए गए ऑप्शन में जो है वैसे भी ये पकड़ में आ जाना था, यहाँ पे निर्यात है और यहाँ पे निर्यात है। ठीक है, और बाकी में ऐसा कुछ है नहीं। तो भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निर्यात भवन, न्यू दिल्ली में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, तो यह प्रकाशित किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो जो भी भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है कि जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। ठीक है, क्या? ICAR जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बाकी की ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। ठीक है, तो क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान CARE लिमिटेड, मूडी निवेशक सेवा और निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA। जो नहीं है वो कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD, ठीक है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो OECD का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। ऑप्शन डी, पेरिस। तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ये भी याद रखिए। 1961 में OECD को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1961 में OECD को स्थापित किया गया था। कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा संस्थान है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है। तो इस संस्थान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, IFPRI। ठीक है, IFPRI, इंटरनेशनल फूड रिसर्च, IF, ये P है, ठीक है, ना कि R है। ठीक है,
तो IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम है हर साल वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करना। नवंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव का वर्तमान में नाम क्या है। ठीक, तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो महासचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बार ये जो है 2017 में, और इनका कार्यकाल जो है 2021 तक चला, और फिर दूसरा कार्यकाल जो है वह जनवरी 2022 से प्रारंभ है और 2026 तक कंप्लीट होगा। तो पहला कार्यकाल जो है वो जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक था। ठीक है, और दूसरा कार्यकाल इनका प्रारंभ हो गया 1 जनवरी 2022 से और 2026 तक चलेगा। ठीक है, वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, और इस संगठन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आपको सार्क का फुल फॉर्म बताना है। तो सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो जो सार्क है उसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से समझिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो अभी हमने जो है इन्हीं से संबंधित जो है प्रश्न देखा। तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक, जो कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट जो एशियन है, ठीक है, तो जिनको जो है आसियान बोला जाता है, आसियान। ठीक, तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो नेशन है आसियान का जो है वो मेंबर नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका सदस्य नहीं है भारत। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ठीक, तो आपको बताना है कि जो जुलाई 1944 से संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है उसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो ये है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट आया था। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का कॉन्सेप्ट जो है वह जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है वो निकल कर आया था। ठीक है, और दोनों का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक, तो यह संस्था थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो 1977 का शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिलता है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं जिसका मुख्यालय है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। ठीक, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होता है। ठीक है, 1997 को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान में स्थायी परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 5, और इनको जो है P5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो ठीक, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी शाखा है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है? तो ये है यूनेस्को। ठीक, ऑप्शन सी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं। तो जो ओपेक देश हैं वह जो है विश्व में पेट्रोल के कीमतों का निर्धारण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये थे ट्रिग्वेल
संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ बनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन है? तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो ग्रुप 15 का सदस्य है। तो श्रीलंका जो है वो ग्रुप 15 का सदस्य है। बाकी के पाकिस्तान, बर्मा मतलब कि म्यांमार, वो दोनों जो है G15 के सदस्य देश नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन सी काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिए, सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये है हेग में, ठीक है। तो नीदरलैंड का शहर है हेग, वहाँ पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। और ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में होती है, 1945 में। तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे साइबर अपराध से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि साइबर अपराध में क्या शामिल है? तो पहला प्रश्न ही जो है वह इंडिकेट कर रहा है कि आखिर वह क्या क्या गतिविधियां हैं जो साइबर अपराध में आती हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? साइबर अपराध में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर के माध्यम से छल, मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से फ्रॉड करना। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधी अपराध। सी ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता मतलब कि प्राइवेसी भंग करना, ठीक। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए, साइबर अपराध की श्रेणी में कंप्यूटर के माध्यम से फ्रॉड वाले जो केसेस होते हैं वो भी आते हैं, प्लस कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अगर अपराध किया जाता है तो वो भी जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बौद्धिक संपदा ये क्या है? तो बौद्धिक संपदा मतलब कि किसी के दिमाग की जो कृति है, ठीक है, जैसे मान लें कि किसी ने जो है पोयम लिखा है या किसी ने जो है फिल्म ही पूरी लिखी हो, ठीक है, तो यह उसके दिमाग की उत्पत्ति है। तो अगर ऐसी चीज़ों को कोई कंप्यूटर के माध्यम से क्षति पहुंचाता है, उसकी या कॉपी कर लेता है और अपना नाम जो है लगा देता है, तो यह जो है कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध की श्रेणी में आएगा। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता मतलब कि प्राइवेसी को भंग करना भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, तो अगर हम साइबर अपराध में दंड की बात करते हैं तो वह कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो है वो दंड की बात की गई है? तो देखिए, अगर कोई भी साइबर अपराध करता है तो उसके लिए हमारे यहाँ कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब प्रश्न आता है कि यह जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वह किस वर्ष का है? तो ये है 2000 का। कब का? 2000, ठीक है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो 2000 का है, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस वर्ष को याद रखना है। अगला प्रश्न, एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुकाया है, ठीक है। थोड़ा ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को समझिए, मतलब एक सोशल मैकेनिज्म, ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिक सोशल मैकेनिज्म के तरीके से आक्रमण जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि जो अभियुक्त है वह किसी न किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुकाया है। तो ये होता है प्री टेक्सटिंग। क्या होता है? प्री टेक्सटिंग। थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, जो प्री टेक्सटिंग है एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है। क्या है? सोशल मैकेनिकल अटैक। क्या? सोशल मैकेनिकल अटैक है। इसमें होता क्या है, जहां पर यह दावा किया जाता
है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुकाया है। ठीक, तो ये जो है पूरी ये इसकी डिफिनेशन ही है किसकी, प्री टेक्सटिंग की। अगर आपसे पूछा जाए कि प्री टेक्सटिंग क्या है, तो यह एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य चुकाया है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ अन्य टर्म है जैसे फिशिंग, यहाँ पे फिशिंग लिखा हुआ है। फिशिंग का क्या मतलब होता है, तो देखिए किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना है। स्पैम ईमेल का मतलब जैसे आप लोग अपने जीमेल अकाउंट वगैरह खोलते होंगे या आपका जो मेल बॉक्स होता है उसमें जो अनवांटेड जो है वो मेल पड़े रहते हैं जिसमें लुभावने ऑफर रहते हैं। ठीक है, और जिसमें बात की जाती है कि आप अपनी जो है अकाउंट की जानकारी दीजिए, तो इसको जो है फिशिंग बोला जाता है। ठीक, मालवेयर क्या है, मालवेयर तो इसकी मदद से सिस्टम और नेटवर्क को जो है इन्फेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिस्टम या नेटवर्क जो है आपके कंप्यूटर का या मोबाइल का उसको जो है इन्फेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से समझिए ये वायरस ये। ठीक, और बेटिंग तो जुआ होता है, जानते होंगे बेटिंग जुआ होता है, गैम्बलिंग। तो ये सब टर्म्स भी जो है आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है। ठीक है, ये डंपस्टर, ब्लैक हेड, जॉम्बी, पोस्ट बॉट। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए उस हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द की पहचान करनी है जो कि नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने के इरादा रखता है। तो ये कहलाता है ब्लैक हैट हैकर। क्या, ब्लैक हैट हैकर, ये कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ब्लैक हैट हैकर और होता क्या है। तो देखिए ब्लैक हैट हैकर जो है ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, जिससे कि जो है कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका लाभ उठाया जा सके। तो व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या जो अन्य दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उसका फायदा उठाता है। तो यह क्या कहलाएगा, ब्लैक हैट हैकर कहलाएगा। और ब्लैक हैट हैकर जो है निजी वित्तीय सूचनाओं की चोरी कर सकता है, प्रमुख सिस्टम में की सुरक्षा के साथ जो है समझौता करने या वेबसाइट और नेटवर्क के फंक्शन को बंद करने या उसे परिवर्तन करने से व्यक्तिगत कंप्यूटर उपयोगकर्ता और बड़े संगठनों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो पर्सनल कंप्यूटर है उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है और जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी जो सिस्टम या जो सर्वर लगे हुए हैं या बहुत सारे जो कंप्यूटर एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उनको भी जो ब्लैक हैकर है वो हैक कर सकता है और उनसे उनसे जो है फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। ठीक है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए हैकर ये भी है लेकिन जो है वह किसी दुर्भावनापूर्ण भावना से जो वो कंप्यूटर को या सिस्टम को हैक नहीं करता है, वह जो है किसी विशेष परिस्थितियों में इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के लिए जो है उसको जो है वो लगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो हैकर होते हैं उनको व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। क्या, सफेद टोपी वाला हैकर, तो व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर क्या है, वे हैकर जिसके इरादे जो है आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्या करेंगे, सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। ठीक है, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अप्रूव होता है। ठीक है, खुद जो है प्रशासन बोलता है कि तुम इस सिस्टम को हैक करो। ठीक है, जैसे मान लें कि कोई क्रिमिनल है उसका लैपटॉप से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम हैकर को जो है वो लगाते हैं और वो हैकर जो है उस क्रिमिनल के उस अपराधी के कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण इरादे से हैक ना करे उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट हैकर बोलेंगे, व्हाइट हैट हैकर बोलेंगे। और जो है आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण के इरादे से करे कंप्यूटर को हैक, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक हैट हैकर। क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? जी हाँ, देखिए मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये सारी डिवाइसेस जो हैं या आपका जो है आप टैब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़ोन टैब, ये सारे जो हैं वो साइबर लॉ में परिभाषित हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, हाँ। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? ठीक है, जैसे कोई ईमेल जो है आपको किया हो, कहीं से आया हो, तो कैसे पता करेंगे कि ये ईमेल जो है वो कहाँ से आया है? तो इसके लिए जो है आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। किसका, आईपी एड्रेस का। ठीक है, और आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो नेटवर्क जो सर्विस दाता है, जो नेटवर्क की जो सर्विस देता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो दिया गया आईपी एड्रेस है उससे हम पता कर लेते हैं कि ईमेल जो है वो कहाँ से जारी किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज से की जाती है? कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है यह यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, तो इसको याद रखिए। तो देखिए, जब भी आप लोग एटीएम में जाते होंगे आप पैसा निकालने के लिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक सीसीटीवी लगा होता है, ठीक, तो निगरानी रखने के लिए क्या लगा होता है? सीसीटीवी। अब यहाँ पे जो है इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टीवी। क्या? क्लोज्ड सर्किट टीवी, क्लोज सर्किट टीवी, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? मतलब कि वह कंपनी जिसने एक ग्लोबल लेवल पे जो है डेटा को चुराया है, तो उस कंपनी का नाम बताना है, ठीक। तो अमेजन, गूगल, सिस्को, कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक। तो देखिए, ये कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। क्या? कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये एक्चुअली में डाटा चोरी कब करती है? तो 2016 में, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था, तो इस कंपनी ने किया क्या था कि लगभग 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ जो फेसबुक यूजर थे उनकी इंफॉर्मेशन को जो है उसने चुराया था और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जो है कंपेनिंग की थी। किस कंपनी ने? कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, ठीक है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आता है उस कंपनी के तौर पे जिसने जो है ग्लोबल लेवल पे डेटा चोरी की थी, ठीक है। और ये मामला कब हाईलाइट होता है? 2016 के अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उस समय। क्या करती है? फेसबुक के जो 5 करोड़ लगभग जो यूजर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, मतलब कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेती है और उनको इन्फ्लुएंस करती है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोटिंग के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है वो देखने में काफी बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आराम से इस प्रश्न को जो है आप पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। नीचे दिए गए कथनों में साइबर अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सही या गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए फायर वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जो भी अनवांटेड चीज़ें आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप में आने वाली होती हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उससे सुरक्षा के लिए जो है वो फायरवॉल सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया कि साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो ये सही है। तो यहाँ पे ए बी सी डी में देखिए, ए और बी दोनों में क्या है? पहले को गलत बताया है, तो ए और बी तो नहीं होगा। अब बचा सी और डी में देखते हैं। दूसरा देखिए, साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी जानते हैं कि एंटीवायरस का हम लोग उपयोग करते हैं ना, किससे? जिससे कि जो है साइबर अपराध, ठीक है, मतलब कि आपके मोबाइल को कोई हैक ना कर सके या आपके कंप्यूटर लैपटॉप को हैक ना कर सके, आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और आपके मोबाइल में, उसको कोई ले ना सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम एंटीवायरस जो है यूज़ करते हैं, या आपका जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करे उसके लिए भी एंटीवायरस यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई वायरस जो है अटैक ना कर सके, जिससे आपकी व्यक्तिगत जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो प्राइवेसी है वो जो है वो भंग हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या है? सही है। तो साइबर अपराध से बचने के लिए एंटीवायरस सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या हो गया? ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में पहला सही और दूसरा सही, ठीक। ऑप्शन डी में पहला तो सही था लेकिन दूसरा गलत है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या, न तो ए सही है, न तो बी सही है, न तो डी सही है, ठीक। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो साइबर अपराध से बचने और या रोकने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, राउटर का काम जो होता है नेटवर्क को जो है वो दूर तक फैलाने का काम होता है, ठीक है। इसका जो है साइबर अपराध को रोकने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है गलत।
साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आईडीएस का भी नाम याद रखिएगा, आईडीएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है साइबर अपराध से बचने या उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। सूचना तकनीकी अधिनियम जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो जो आईटी एक्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटी एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कब का है? 2000 का। तो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F, इसका नाम एकदम रट जाइए, ठीक है। तो उसका जो 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों, मतलब कि साइबर टेररिज्म के जो काम है कि अपराध के लिए दंड क्या है, मतलब कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो साइबर टेररिज्म है उसको जो है डिफाइन किया गया है सूचना तकनीकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F में, और उसमें जो है दंड की बात की गई है। किसके लिए? साइबर आतंकवाद के कृत्यों के लिए। तो आपको बताना है कि सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है। तो इसके लिए दंड है उम्र कैद, ठीक है, उम्र कैद की बात की गई है। किसमें? सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत। और किस कृत्य के लिए? साइबर आतंकवाद के कृत्यों के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब इसमें जो कुछ प्रमुख बातें हैं 66F में, उसको भी जो है जान लीजिए। तो देखिए 66F के अनुसार दंड का प्रावधान जो है यह है कि कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको जो है उम्र कैद की सजा होगी, ठीक है। तो इसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? तो यह किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता हो या रोकने का कारण बना हो, या बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर कंप्यूटर के प्रयोग का कोशिश करता है। तीसरा है कंप्यूटर के वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है जिससे लोगों की जान का खतरा हो या खतरा पैदा होने की आशंका भी हो। तो इस कंडीशन में भी सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत उम्र कैद की बात कही गई है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, ठीक है। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या? फिर से समझिए, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर पता कर लेना, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का जो धोखाधड़ी वाला कार्य है वह किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है फिशिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो फिशिंग मतलब अगर बात की जाए तो फिशिंग इन जनरल टर्म में क्या होता है? मछली पकड़ना। तो मछली कैसे पकड़ते हैं? जाल में फंसा के, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोग के मोबाइल पे जो है इस तरह के कॉल आते हैं या इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, व्यक्तिगत पहचान हो गया, खाता उपयोगकर्ता जो हैं, जो भी अकाउंट यूजर्स हैं उनका नाम और पासवर्ड जो है वो मांगते हैं। या कभी कभी होता है कि एक इस तरह से भी कॉल आते हैं कि आपने जो है इतने लाख की या इतने करोड़ की जो है आपने लॉटरी जीता है, आपके पास एक मैसेज आएगा, ठीक, उसमें ओटीपी पूछा जाएगा तो आप जो है ओटीपी बताएंगे, ठीक है, ओटीपी बताएंगे। तो इस तरह के जो है फ्रॉड वाले जो है मैसेज आते हैं, ये जो है फिशिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फिशिंग। अगला प्रश्न, एक प्रकार का साइबर अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया है उसमें ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से क्या अप्रोप्रिएट होगा उसको भरना है, ठीक है। तो एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यह कौन सा अपराध है? ये है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल या वितरित इनकार ऑफ सर्विस, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, इसको जो है डीओएस, ठीक, डीओएस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल, तो डीडीओएस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आखिर में है क्या? तो इसमें जो है जो रियल यूजर है उसको अपना नेटवर्क, अपना सिस्टम जो है यूज करने के लिए जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक। तो ये करते कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रैफिक क्रिएट करके इनके आगे, ठीक, इनके आगे आ जाते हैं।
तो जो रियल यूजर है वह जो है अपना काम जो है एक्सेस कर ही नहीं पाता है। तो इस कंडीशन को जो है बोलते हैं DDoS। तो DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करता है। तो जो रियल यूजर है वो अपना सिस्टम या नेटवर्क को जो है यूज ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब कि जो आप सेवा लेना चाहते हैं उससे मना कर देना, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है उसको याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित, ठीक है, अभी हमने जाना डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है, ठीक है। तो डिनायल ऑफ सर्विस जो है अपराध किस कंडीशन में माना जाता है? देखिए, नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए, ठीक है। तो जो रियल में जो जाना चाहते हैं वो जा ही ना पाए या अपनी सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पाए, ठीक है, अपनी सेवा को वो प्राप्त ही ना कर पाए। तो इस तरीके की जो गतिविधि होती है उसको बोलते हैं DOS, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस या सेवा से वंचित। तो पहला तो ऑप्शन सही है। तो नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना मतलब कि इतने यूजर्स, अनवांटेड यूजर्स बढ़ा दीजिए कि जो रियल यूजर्स है वो अपनी सर्विस को जो है वो सर्विस जो है वो ले ही ना पाए, ठीक। तो नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जाए, तब भी जो है जो रियल यूजर है वो अपनी सर्विस को जो है वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, ठीक। अब सी देखिए, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। देखिए, वायरस डालना जो है यह DOS के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो नेटवर्क को किसी तरीके से जो है बाधित कर देना या जिससे जो है या इंटरनेट कनेक्शन को जो है बाधा डालना, ये जो है वो DOS के अंतर्गत आता है, जिससे जो रियल यूजर है वो अपनी सर्विस को नहीं अवेल कर पाता है, ठीक है, अपनी सेवा से वो वंचित हो जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए और बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो है खाली स्पेस है और इसमें जो 4 ऑप्शन है A, B, C और D, और इसमें से इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो है आपको भरना है, ठीक है। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां पर साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं, ठीक है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो फिर जो है इस तरह के प्रश्न को आप आराम से कर लेंगे। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो जैसे पीछे मैंने बनाया था कि जैसे मान लें कि ये जो है रियल यूजर है वो इस तरीके से रास्ते से जाना चाहता है, लेकिन इसके रास्ते में जो है अनवांटेड जो है वो ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, बाधा उत्पन्न कर दिया जाए, तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और इसकी जो सर्विस सेवा जो है वो नहीं जो है वो सर्विस जो है वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इस सी को क्या बोलेंगे? सर्विस से वंचित कर देना या सेवा से वंचित कर देना, ठीक है। तो सेवा से वंचित करना मतलब कि डिनायल ऑफ सर्विस, और इस तरह का अटैक क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक। तो ये जो प्रश्न जो पूछा गया है वही इसकी परिभाषा भी है, क्या? कि एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, ये क्या होगा? नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, एन यहाँ पे 4 सी है, ठीक है, तो NCCCC ये क्या है, ठीक है। तो इसका केंद्र कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसके बारे में थोड़ा सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है मतलब कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना की जाती है 2018 में। कब की जाती है? 2018 में। आप जो है वर्ष भी याद रखिए, कभी कभी वर्ष भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि यह जो है योजना व्यापक और समन्वित तरीके मतलब कि कोऑर्डिनेशन से समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। क्या? नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। अगला प्रश्न यह है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, ठीक है, किसका उपयोग करता है? भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, तो वह यहाँ पे खाली स्थान है के तहत दंडनीय हो सकता है।
ऑप्शन ए क्या है, विदेशी नागरिक का साइबर कानून। ठीक, तो विदेशी नागरिक का साइबर कानून जो है वो भारतीय सर्वर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे इसको तो लगाएंगे नहीं, तो कानून तो हमारे यहाँ का लगेगा, ये तो ऑप्शन गलत है। बी क्या है, भारत में साइबर कानून, ऑप्शन बी यस। तो जो भारत में जो साइबर कानून है उसके तहत उसको जो है वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह भारत में साइबर कानून के तहत दंडनीय होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो ये है बी एन श्री कृष्ण समिति। क्या, बी एन श्री कृष्ण समिति। एक्चुअली में ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। ठीक, इनको जो है डेटा संरक्षण या डेटा सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इनके तत्वाधान में जो है वो कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बी एन श्री कृष्ण समिति। किससे रिलेटेड है? तो इस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सुझाव दिए थे। क्या, बी एन श्री कृष्ण समिति। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको जो ये जो 4 ऑप्शंस है उसमें से एप्रोप्रिएट जो उचित होगा उसको भरना है। ठीक है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मैसेजेस आपके भी मोबाइल या आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे आते हैं, तो इस तरह के जो अनवांटेड जो मैसेज आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, फ्रॉड के लिए, जालसाजी के लिए जो है वो भेजे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैमिंग। क्या बोलते हैं? स्पैमिंग। ठीक है, तो ये भी क्या साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा? तो जी हाँ, स्पैमिंग भी साइबर अपराध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये टर्म है जैसे साइबर स्टॉकिंग, प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, जालसाजी मतलब फिशिंग, स्पैमिंग, सारे जो है वो साइबर अपराध के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो अनवांटेड बहुत ज़्यादा जो ईमेल भेजे जाते हैं उनको हम अपसंदेशन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में स्पैमिंग बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको इसकी हिंदी ना दिया जाए, डायरेक्ट ये जो इंग्लिश वर्ड है वही दिया जाए। ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग, साहित्यिक चोरी, फिशिंग, ठीक, साहित्यिक चोरी को प्लेगरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स को याद रखिएगा इंग्लिश में भी। ठीक, सलामी धोखाधड़ी मतलब कि सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो सलामी धोखाधड़ी या जो सलामी अटैक है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित, ठीक है, नगण्य और अलक्षित। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप लेन देन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लें कि आपने 1000 रुपये का लेन देन किया, तो जो इस तरीके का जो क्राइम करने वाला है उस 1000 रुपये में जैसे मान लिया कि उसने जो है वो 20 पैसे या 25 पैसे, उस इतने पैसे उसने जो है वो चुराए। ठीक है, तो आपको जो है वो फील भी नहीं होता है कि यार ये कैसे कट गया या ये कहाँ चला गया। ठीक, तो जो कंज्यूमर होता है वो जो है इसको इग्नोर कर देता है। ठीक, लेकिन अगर मान लिया कि इस तरीके से वो करोड़ों यूजर्स को टारगेट करता हो और उनसे जो है 20 पैसे या 25 पैसे जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन पे वो जो है काटता हो, ठीक, या उनके अकाउंट से वो किसी अन्य माध्यम से भी जो है वो ले लेता हो, तो इस तरीके से एक बहुत बड़े पैसे का वो पूल जनरेट कर सकता है, बहुत जो है ज़्यादा अमाउंट वाला पैसा भी उसके पास आ सकता है। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है उसको बोलते हैं सलामी धोखाधड़ी या सलामी अटैक, मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा वो पैसे लेते हैं। ठीक है, तो सलामी धोखाधड़ी एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक करके, क्या छोटे छोटे अटैक करके एक बड़े अटैक को अंजाम देता है। ठीक है, तो जो हमलावर होता है ग्राहकों की जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड की डिटेल्स का इस्तेमाल कर बहुत छोटी मात्रा में पैसे की कटौती करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देना कि 1000-2000 में से जैसे मान लें कि 20 पैसे 25 पैसे इसने निकाल लिए। ठीक, तो इस तरह के जो साइबर अपराध होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सलामी धोखाधड़ी या सलामी अटैक। एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो कि वास्तविक दिखती है, ठीक है, उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी जो फेक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, फेक वेबसाइट्स हैं वो भी बनाई जाती हैं। जैसे एक रिसेंट में जो है IRCTC, बहुत लोग जो है वो टिकट कराते हैं ना IRCTC, तो IRCTC की जो वेबसाइट है
कुछ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ठीक, साइबर क्राइम का अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने आईआरसीटीसी का जो है वो डुप्लीकेट वेबसाइट जो है बनाया था। तो जो यूजर्स हैं उनको लगा कि यार ये तो रियल वाली जो है आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रेन की बुकिंग करो, पेमेंट कर दो, ठीक। लेकिन पता चला कि उनकी पेमेंट जो है वो आईआरसीटीसी के पास न जाकर कहीं और जा रहा है, ठीक। तो इस तरह के भी जो है अपराध देखने को मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उनमें आपको बताना है, ठीक। तो नेपोटिज्म, फिशिंग, डेस्पोटिज्म, प्लेगरिज्म, ठीक है। तो आप अगर इसकी हिंदी देखो तो इस तरह का जो काम है आपको क्या लगता है? फ्रॉड वाला काम लगता है ना, जालसाजी वाला, मतलब कि झूठी चीज दिखा के आपको फंसा लेना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? जालसाजी, ठीक। जालसाजी या फिशिंग, ये भी जो है वो फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो रियल ना होकर क्या फेक फेक वेबसाइट को जो है बनाया और उसमें जो है उपयोगकर्ता जो है उसको रियल समझ के फंस जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? फिशिंग बोलेंगे या जालसाजी बोलेंगे। इंटरनेट पर खाली स्थान है, ठीक है, उसमें जो है आपको करेक्ट आंसर भरना है। साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए, साइबर अपराध से अपराधियों को जो उचित संरक्षण प्रदान करता है इंटरनेट पर, उसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है एनोनिमिटी। क्या? एनोनिमिटी मतलब कि अनामिकता। क्या? अनामिकता। अब इसको जानेंगे कि आखिर ये चीज होती क्या है। देखो, इंटरनेट पर एनोनिमिटी या अनामिकता साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से एक संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो हैकर द्वारा किए गए जो उन्नत या जो सटीक हमलों के संबंध में ये ज्ञात करना या ये पता करना कठिन हो जाता है कि ये हमला जो है किसी विशिष्ट अभिकर्ता, ठीक है, डेजिग्नेट या देश या गैर राज्य के साइबर अपराधी द्वारा किए गए थे। तो इस तरीके से इंटरनेट पर अगर किसी साइबर अपराधी को संरक्षण प्राप्त होता है तो ये चीज कहलाती है एनोनिमिटी। क्या? एनोनिमिटी या हिंदी में बोलेंगे अनामिकता। अनामिकता। साइबर अश्लीलता मतलब कि पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है जो सामग्री का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह एक कामुक हो, ठीक है, पहला ऑप्शन। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है ऑप्शन ए। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती हो, ठीक है, अगर वो अपीलिंग भी है तो भी जो है यह साइबर अश्लीलता का कारण के अंतर्गत रखी जाएगी और ये भी जो है वो अपराध है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना। यार अगर इस तरह की सामग्री है तो व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की संभावना कम थोड़ी नहीं, को तो ज्यादा होगी ना। तो सी क्या है? सी गलत है। सही क्या क्या है? ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है वो सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, यह साइबर अपराध से संबंधित हमारा पहला वीडियो था। इसके आगे और जो है वो वीडियो लाए जाएंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके के प्रश्न आए उन प्रश्नों को आप कर सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।